तो हम लोगों का कहाँ तक हो चुका है? तो हम लोगों का हो चुका है लगभग हम लोगों का आज का क्वेश्चन क्या था? क्यों पहले तो वो तो बताएंगे वाई सी और C++ इज OS इंडिपेंडेंट एक, एंड जावा इज OS इंडिपेंडेंट, ये OS डिपेंडेंट एंड OS इंडिपेंडेंट। इसको समझने के लिए मुझे इसको समझने के लिए मुझे पहले तो C थोड़ा मोड़ा समझना आना चाहिए, C++ भी थोड़ा आना चाहिए, तब ना मैं जावा या पाइथन जो भी हो, ठीक, मतलब चलो एक बार समझते हैं। अगर आपको कोई C में कोई बोलेगा कि एक काम करो, एक वो हाई प्रिंट करके दिखाओ या 2 नंबर को ऐड करके प्रिंट कर या ऐड करके दिखाओ, तो कोई बच्चा तो समझता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू होता है। हैश इंक्लूड सर, हैश इंक्लूड सर, वो तो ज़रूरी नहीं ना है। मेरा मेन है मेन फंक्शन, तो लाइब्रेरी फाइल मेरा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं कोई वेरिएबल लूँगा तो क्या कोई लाइब्रेरी फाइल लगाना पड़ेगा? बोला नहीं, यहाँ तक कोई लाइब्रेरी फाइल नहीं। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो बोला तो भी कोई लाइब्रेरी फाइल नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं प्रिंट कराऊंगा तब मैं लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन सा लाइब्रेरी? तो हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और गेट cs तो रुक जाएगा, बोला इसके लिए conio.h। अच्छा, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे? बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोड तो वहाँ से शुरू नहीं होता, कोड तो मेरा मेन फंक्शन से शुरू होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन का काम क्या होता है? टू सेट program cursor at initial address of the memory, initial address of memory, ठीक है। बोला कि मतलब ये है कि आप लोग जानते हो कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो OS के अंदर C ड्राइव के अंदर अपना मेमोरी एलोकेट कर लेता है, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। मैंने अपना मेमोरी डाल दिया। तो मेन फंक्शन का काम क्या होता है? इनिशियल एड्रेस पे एकदम मेमोरी को सेट करना। बहुत जन इनिशियल एड्रेस का मतलब होता है 00। आप खुद सोचो, क्या ये 00 होगा? तो नहीं। आप लोग पेन ड्राइव खरीदते हो 4 GB, तो मिलता कितना है? 3.72। मोबाइल खरीदते हो 64 GB इंटरनल रैम, 50 GB के आसपास मिलता है। 50 जी, सिस्टम का जो कोडिंग है वो सब भी तो रहेगा ना। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। इनिशियल मतलब ये नहीं है, ये जो यूज़र के लिए अलॉटेड है कुछ भी हो सकता है, तो इसका इनिशियल एड्रेस पे मुझे पॉइंटर को सेट करना है। तो टू सेट प्रोग्राम कर्सर एट इनिशियल एड्रेस ऑफ द मेमोरी, जहाँ पे यूज़र के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है। मतलब ठीक है। C में हमको और क्या क्या पढ़ना पड़ता है? C में 1-2 वेरिएबल के लिए वेरिएबल पढ़ना पड़ता है, 1-2 डेटा रखने के लिए। जब बहुत ज़्यादा डेटा रखना हो तो हम लोगों को, मैंने जैसे मान लीजिए बोल दिया स्टोर 100 डेटा एंड ऐड देम, बोला कि तुरंत आपके दिमाग में आएगा एरे। एरे क्या करता है? मल्टीपल डेटा रखने का काम कर सकता है, सो ऑन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 100 दे दूं और गलती से 3 ही डालूं तो मेमोरी तो एलोकेट होगा 97 मेमोरी वेस्ट, एंड अगर मैं कम डालूं एंड ज़्यादा ले लूं मेमोरी, तब तो एरर मार देगा, तब तो ओवरफ्लो का एरर मार देगा। इससे बचने के लिए क्या आया? C में आया पॉइंटर। क्यों? क्योंकि आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जितना मेमोरी आप बनाओगे उतना ही बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है पॉइंटर। लेकिन बोला कि सबका प्रॉब्लम क्या है? बोला कि सबका प्रॉब्लम यही है कि अगर इंटीजर तो सब इंटीजर, फ्लोट तो सब फ्लोट, कैरेक्टर तो सब कैरेक्टर, पॉइंटर का बोलिए, एरे का बोलिए, सबका यही प्रॉब्लम है कि सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। बोला कि लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे एम्प्लॉय ID 001 002, एम्प्लॉय नेम राम श्याम जो भी हो, एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी कितना है, उसका डायरेक्ट अलाउंस कितना है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन, ठीक है। अब मुझे बोला गया, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम,
देखिए, एक नंबर टाइप, एक स्ट्रिंग टाइप, ये फिर से इंटीजर टाइप। इंटीजर में भी किया, इंटीजर में अगर ये 30,000 40,000 रहा, 30,000 रहा, इंटीजर का रेंज कितना होता है सी में, -32,768 से लेके +32,767। अगर किसी का सैलरी 40,000 रहा तब इंटीजर के रेंज से बाहर निकल गया, डबल। अगर जैसे विराट कोहली का सैलरी 6 सेकंड में 6 करोड़ रुपया कमाता है, ठीक है, तो वैसा सैलरी तो डबल में भी नहीं अटने वाला, ना ही लॉन्ग में अटने वाला, ना ही लॉन्ग डबल में अटेगा, या अट भी सकता है लॉन्ग डबल में भी, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ाया जाता है इंटीजर से, डबल पे या लॉन्ग डबल पे या इस सब पे हाथ नहीं बैठा रहता है, क्योंकि इसमें मॉडुलस ऑपरेटर में काम करता, बहुत कुछ नहीं काम करता आपका, ठीक है। तो मतलब हमको डिसिमिलर से खेलना है, तो क्या करेंगे सी में हम लोग डिसिमिलर कैसे खेल सकते हैं, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर कहाँ पे लिखा जाता है, लाइब्रेरी #include stdio.h #include ponyo.h, लेकिन void main के ऊपर। क्या कोड वहाँ से शुरू होगा, नहीं, फिर भी कोड मेन फंक्शन से ही है, अभी भी ओएस डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि ओएस के अंदर मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि मेन फंक्शन का काम ही है ओएस के अंदर मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने हमको इंटीजर डेटा टाइप चाहिए इंटीजर, जितना मुझे फ्लोट चाहिए फ्लोट, जितना मुझे कैरेक्टर चाहिए कैरेक्टर। अब जैसे मैं बोला गया, जो जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बनने के बाद अगर मैं OB1 OB2 लिखता हूँ तो इन सबको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। और इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। बोले सर इतना सब याद कैसे रहेगा, सर इतना सब वर्ड कैसे याद रहता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं AICTE का रजिस्ट्रेशन पेज खोल दूँ, मैंने खोल दिया, खाली 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 सब खाली है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम बच्चे का मुझे क्या क्या डिटेल्स चाहिए, लेकिन ब्लैंक है, फॉर्म ब्लैंक है। तो जो जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये फॉर्म में फिलअप करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म बनने के बाद जो बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा वो क्या कहलाएगा AICTE के लिए, मेंबर। मान लीजिए मैं अपना नाम, तो दैट मीन्स ये मेंबर कहलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, बोला कि अब लास्ट ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब ये है कि अगर मैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब समझाऊँ, अगर मैं यहाँ पे, सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाता है, सी में स्ट्रक्ट ए, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्ट ए लिख के हटा के इंट लिखूँ, OB1 का साइज़ या टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप बोला। लेकिन अगर मैं OB1 लिख देता हूँ स्ट्रक्चर टाइप, तो जो स्ट्रक्चर का साइज़ होगा वही OB1 का साइज़ होगा, है ना। तो मतलब मेरा स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट है, जी सब मिक्स्ड है। तो मतलब OB1 के अंदर भी चारों एलिमेंट है, OB2 के अंदर भी चारों एलिमेंट हैं, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट का नाम है, तो एलिमेंट का नाम है X Y Z एंड P, X Y Z एंड P। तो किस मेंबर का किस एलिमेंट में, तो OB1.X इंटीजर टाइप, OB1 डॉट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन में जब मैं रजिस्ट्रेशन भरूंगा तो फर्स्ट नेम, अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं लिखा रहता है तो आपको पता चलता है यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। तो ये एलिमेंट्स हुआ, ठीक है। जो डेटा हुआ ये मेरा मेंबर का डेटा हो गया, ठीक है। तो मेंबर का डेटा कैसे भरा जाता है, तो डॉट ऑपरेटर लगा के, ठीक है। क्लियर हुआ, यानी जो कोडिंग में जाएगा मेरा, तो जो भी अपना फॉर्म का नाम हो, डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू कृष्ण, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू जो भी, सेंटर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कोर्स का नाम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे फीस ऑटोमेटिकली लिख जा रहा है, ठीक है। आप लोग जो लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं उनको तो पता है, ठीक है। जो नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो हम करेंगे अब ऑफलाइन। क्या
डेटाबेस से ऑन चेंज में मैंने फंक्शन कॉल कर दिया है, और जो कोर्स का आईडी है वो डेटाबेस से जाके खींच के यहाँ से फेच कर रहा है, क्योंकि मैं तो डाला हूँ तो कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का फीस क्या है, और कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। कौन से कोर्स, देखिए पाइथन विद जैंगो 1.5 महीने का भी है, पाइथन विद जैंगो 3 महीने का भी है, पाइथन विद सब थोड़ी ना सबका सिलेबस एक है, सबका ऑब्वियसली जब ड्यूरेशन ज़्यादा है तो मतलब कंटेंट भी ज़्यादा होगा तो प्राइसिंग वैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल है, जॉब ओरिएंटेड है, मतलब ये तो देखिए जॉब ओरिएंटेड का कोर्स है, ऑटो कैड का दाम, ठीक है, सीटा का दाम, डीटा का दाम, तो अपना अपना डेटा साइंस का भी दाम सेम है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, सबका अपना अपना डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इसके ऊपर भी सब अपना अपना कोर्स सब है, ठीक है, ओके ना। इसमें से बस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, लॉजिक बस समझना है हमको अभी फ़िलहाल। हाँ, वो तो जैसे ऑन चेंज पे, क्योंकि मैं तो चेंज कर रहा हूँ तो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ऑन चेंज पे क्या चेंज किया इसको फंक्शन कॉल, ठीक है, वो डेटाबेस तक जाके पूरा फेच करके लेके आया, ठीक, वो इजी नहीं होता, बहुत कुछ है उसमें, तो ये तो जेंगो का पार्ट आ जाता है, इसलिए वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप थोड़ा मोड़ा सीखोगे लेकिन सब कुछ नहीं, लेकिन वेब एप्लीकेशन में लगभग वो बहुत कुछ है, ठीक है, ओके, लेकिन पहला तो बेस मजबूत हो उसके बाद, ठीक है। दूसरा ये समझ में आया, ठीक है, तो ob1.x ob1.y ऐसे ऐसे करके आपको ob1.y, तो ऐसे करके आप, अच्छा अगर गलती से इसको नहीं लिखते तो कभी भी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर के पास कोड जाएगा तो मतलब OS डिपेंडेंट। इसके बाद आया C++। कोई अगर पूछेगा कि C++ में क्या अंतर है तो एक क्लास का कंसेप्ट, जो स्ट्रक्चर था, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज स्ट्रक्चर या व्हाट इज क्लास, सिंपल बोलिएगा कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप, ठीक है, बोलेगा कि बस अंतर क्या है, तब कोई पूछ देगा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास, कि स्ट्रक्चर में सिर्फ वेरिएबल रह सकता है और इसमें फंक्शन भी रह सकता है, मतलब मेंबर के रूप में आपका, एलिमेंट के रूप में आपका वेरिएबल एज वेल एज मेथड्स, फंक्शन भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन कोड कहाँ से একদম হতে পারে, ঠিক আছে, বলছি কোড কোথা থেকে স্টাर्ट হবে, कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा C++, लगा कि फिर भी मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मेन फंक्शन के अंदर अगेन सेम ये एलिमेंट कहलाएगा, अब उसका मेंबर फिर से डॉट ऑपरेटर से ही, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या क्या है, पहला इसमें वेरिएबल भी रह सकता है एंड फंक्शन भी रह सकता है, पहला इसमें सिर्फ वेरिएबल ही रह सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लीजिए स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर, एक टीचर नाम का स्ट्रक्चर, एक कोर्स नाम का स्ट्रक्चर, क्या मल्टीपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं सेम प्रोग्राम में? बोला हाँ। जैसे आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, तो स्ट्रक्चर से ही पूरा बनता है। बोला लेकिन आपस में क्या लिंक कर सकते हैं? बोला ना, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, स्ट्रक्ट ए, स्ट्रक्ट बी, लेकिन दोनों को कुछ भी कर नहीं सकते आप। तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कोई लिंकिंग नहीं होगा, अलग अलग यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ये क्लास में क्या है कि एक क्लास, ठीक है, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, हम सबको आपस में लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर? तो मतलब बोला कैसे कर सकते हैं? क्लास ए, क्लास बी, कोलोन देखे ए, C++ में। लगे सर यही चीज़ इसमें क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, मैंने बोला कि मान लीजिए आपका जो कहना है वो मैं अब अपने भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है कि मान लीजिए क्लास ए, पहले पेरेंट चाइल्ड से समझते हैं, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड या पहले नॉर्मल से समझते हैं। क्या हम C++ में मल्टीपल क्लास बना सकते हैं? बोला हाँ। अभी ये क्या कह रहा है? नेबर क्लास, ठीक है,
पड़ोसी, आप जानते हो, मान लीजिए पड़ोसी के पास, मान लीजिए आपके पास बाल्टी है, एक पड़ोसी के पास मग है और एक के पास साबुन है। नहाने के लिए तीनों चाहिए, है ना? तो नहाने के लिए तीनों चाहिए, तो आपको तो कौन नहाएगा? सिर्फ ये नहा पाएगा, क्योंकि इसके पास बाल्टी भी आ गया। मान लीजिए दादाजी अपने लाइफ में बाल्टी खरीदे, पापा ने मग खरीदा, अब जो ग्रैंड सन है वो साबुन खरीदा, नहाएगा लेकिन कौन? पापा भी नहा सकते हैं, बिना साबुन के नहाएंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ समझना है। बोला कहना क्या चाह रहा है इसका, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए कि अगर मेरे पास एक क्लास है जहाँ पे ऐड का डिलीट का कोड लिखा हुआ है, और एक और क्लास है जहाँ पे एडिट का कोड और सर्चिंग का कोड लिखा हुआ है, और इनहेरिटेंस कर दिए, तो मतलब इनहेरिटेंस का मतलब इसमें ऐड डिलीट एडिट सर्च सब हो गया, और इसमें मान लीजिए लिस्ट का कोड लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअली में पाँचों का पाँचों कोड आपका, ठीक है? तो ये इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा चीज़ है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कैसे करेंगे, तो मैंने ये बता दिया C++ में कैसे करेंगे। क्लास B कोलोन A, एक्सटेंस नहीं, क्लास, हाँ, C:B, ठीक है? ओके। बोले सर क्वेश्चन देखिए, कभी कभी बच्चा लोग होता है ना, जिद पे अड़ जाता है कि सर इसमें क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्वेश्चन से दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं। सर वो तो सी तो पहले बोल रहे हैं, सी मतलब प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन नहीं। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जी जी जी, लेकिन मैं अभी उससे पहले पूछ लेता हूँ, देखते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी राजदीप, थोड़ा सा हमको बताना आंसर। राजदीप बताना कि आउटपुट कितना आएगा। कितनी बार? उसके बाद सर 7 से उसको पहले एक्सटेंड हो गया, तो पहले 3 से शुरू है, 3 से शुरू होगा, 3 के बाद वो बोल रहे हैं लेस देन 7, 3 के बाद फिर एक्सटेंड होगा 3+1, तो फिर से आएगा, तो 7 से छोटा है तो फिर से आएगा, फिर से और एक बार आपका 3+4, 4 के बाद फिर आएगा 5, 6, ऐसे करके 7 तक चलेगा, लेकिन जब 8 हो जाएगा वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं 5 बार। 5 बार। आपका नाम? अरविंदो। आपका? सनंदा। दीपेंदु, क्या सही आंसर है? लेकिन सर ये यहाँ पर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो ये मतलब ये जो वो है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है, बहुत सही। यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन एक्चुअली जो रूल्स आता है वैसे होता है, लेकिन नहीं, नहीं। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। ये तो फॉर क्या, वाइल का सिंटेक्स है। हाँ, वाइल का सिंटेक्स है, फॉर लूप में भी बैठ सकता है। फॉर लूप में भी बैठा सकते हैं। तो लेकिन इफ़ का कोड में ये बस धोखा दिया हुआ था हाँ, कि इफ़ 4 भी हो जाएगा तो क्या हुआ, वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इफ़ लूप नहीं है। तो जब ये एक अलग कीवर्ड है और ये एक अलग कीवर्ड है, दोनों एक अलग अलग कीवर्ड है, ठीक है? इसमें लेकिन वो 5 टाइम्स ही प्रिंट करेगा, क्योंकि जब तक, और इसका जब ये 7 से छोटा होगा और ये जब तक 7 से छोटा रहेगा, तो इसका फ्लो अलग है, ठीक है? तो इसमें आउटपुट विल बी 5 टाइम्स। तो सेम चीज़ है जो मैं, सर यहाँ पे जो पहले वाला कोड था, इसमें बता रहा है कि x ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू 7, यानी मतलब x का जो वैल्यू हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे, वो अगर 7 देंगे तो वो बीस प्रिंट होगा, या फिर 4 देंगे तो 20 प्रिंट होगा, लेकिन 7 से अगर ज़्यादा देंगे तो प्रिंट नहीं होगा। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जब है और ये जब तक है, वर्ड में थोड़ा सा उच्चारण में अलग है, ठीक है? बिल्कुल सेम कि स्ट्रक्चर एक अलग कीवर्ड है जिसमें इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी था ही नहीं, ठीक है? और क्लास में इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी इंक्लूड हुआ है, ठीक है? तो अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा, C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब एक क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, या मेंबर बोलिए, दूसरे क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, तीसरे का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और आपस में एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, मतलब लिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है? ओके ना? लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन OS डिपेंडेंट है। बोला क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन से शुरू होता है, ठीक है? तीसरा, जावा। अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ।
बोला जावा में ऐसा क्या है, तो जावा से पहले डी लैंग्वेज था, जावा से पहले ई लैंग्वेज है, बट दोनों ओएस डिपेंडेंट है, इसलिए मार्केट से उड़ा दिया हमने, ठीक है। साइंटिस्ट लोग एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खोज कर रहे थे जो ओएस डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। बोला गया कि क्या करना है, कि उन्होंने नोटिस किया कि क्लास के अंदर जब फंक्शन रह ही सकता है तो मेन फंक्शन भी तो फंक्शन ही है ना, तो क्यों ना मैं क्लास के अंदर घुसा दूँ। अब सॉल्व हो गया, कोड तो मेरा जब भी शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स मेन फंक्शन इनसाइड क्लास, ओके। बोला गया कि इससे क्या होता है, ये ओएस के अंदर मेमोरी नहीं एलोकेट करता, रन टाइम इन्वायरमेंट में क्लास अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एंड उसके अंदर मेमोरी, मतलब ओएस डिपेंडेंट नहीं है, ओएस इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि मेन फंक्शन से स्टार्ट नहीं होता, क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, ओके। आप ही लोगों को समझाते हैं। अभी मैंने C++ का वापस थोड़ा सा समझाते हैं। C++ में क्लास कहाँ लिख सकते हैं, लाइब्रेरी के ऊपर, लाइब्रेरी के नीचे, ठीक है। क्लास A कुछ भी वेरिएबल फंक्शन जो भी लिए, क्या क्लास के अंदर घुस सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना ऑब्जेक्ट बनाए या बिना मेंबर बनाए कभी भी क्लास के अंदर घुस नहीं सकते, ठीक है, ओके। क्लास के अंदर घुसने के लिए आपको एक मेंबर बनाना पड़ेगा, मिनिमम 2 भी मेंबर बना सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ob1.x। अभी प्रॉब्लम है कि मेन फंक्शन ही क्लास के अंदर घुस गया, अब मेरा कोड मेन फंक्शन ही क्लास के अंदर घुस गया, तो ये तो अब एलिमेंट बन गया, अब तो बाहर नहीं ना है, ठीक है, अब एलिमेंट बन गया। मैंने कहना क्या चाह रहे हैं, आज आप लोग AICT का एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। आज आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब आप लोग मेन फंक्शन के रूप में हो। क्लास के अंदर आने के बाद समझिएगा, आज आप लोग मेन फंक्शन मतलब बाहर हो, क्लास के आने के बाद थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन में हो, लेकिन क्लास के बाहर जाके सोचते होंगे कि सर आपको हम बाहर देख लेंगे, ठीक है। वैसा वाला चीज़ है, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। क्लास के अंदर, अब सुनिए, क्लास के अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाता है आप लोगों को, फ़ोन उठाना, सर थोड़ा सा घर से कॉल आ रहा है, मतलब कितना रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि क्लास के अंदर घुसने से, क्यों, क्योंकि अब आप एलिमेंट बन चुके हो, अब वो छूट नहीं रहेगा। अब आपसे कोई मिलने भी आएगा तो आपको उनको AICT का कोई मेंबर से पूछ के ही आना पड़ेगा, AICT का कोई मेंबर से पूछ के ही आना पड़ेगा कि सर थोड़ा उनको बुला दीजिए, मेरे बेटे को बुला दीजिए, जो भी अपना। इतना डिफरेंस हो गया कोड में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब मेरा कोड कभी भी मेन फंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, अब मेरा कोड जावा में क्लास वर्ड से स्टार्ट होगा, जो कि OS के अंदर मेमोरी एलोकेट नहीं करता, रन टाइम इन्वायरमेंट में मेमोरी एलोकेट होता है, इसीलिए OS इंडिपेंडेंट। थोड़ा मोड़ा समझ में आया, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी। डिपेंडेंट, तो वाई OS इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेन स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास कीवर्ड, नॉट मेन फंक्शन। समझ में आया डिपेंडू आपको? सर जी। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ कंपाइलर, लास्ट है, व्हाट इज़ कंपाइलर। अभी तक बहुत ज़्यादा हमको आंसर नहीं मिला, लेकिन व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ असेंबलर, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। असेंबलर, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। कंपाइलर आपने क्या देखा कि कंपाइलर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और मीडियम लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज असेंबलर, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज और मीडियम लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। लगे तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि
सर डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, है ना? तो दूसरा क्वेश्चन यही आता है, उतारना नहीं है, हम भेजेंगे तो ऐसे, ठीक है? वहाँ से उतारिएगा फ्रेश, पूरा जितना हम बोल रहे हैं सब उतारिएगा आप लोग, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है? तो क्या है डिफरेंस भैया? कंपाइलर कंपाइल टाइम में काम करता है, अच्छा पहले तो कंपाइल टाइम में काम करता है, वो तो बाद की बात है। चेक चेक करता है होल प्रोग्राम वंस, एक बार में, एंड थ्रो ऑल एरर, एक साथ में चेक करके सारे एरर को थ्रो करता है, जिसके कारण बहुत ही फास्ट होता है और ये कंपाइल टाइम में काम करता है। मतलब अगर 5 को गलती रहेगा तो 5 गलती एक साथ दिखाएगा, ठीक है, कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर क्या है? गुड, चेक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, तो कह सकते हैं स्लो होता है और ये रन टाइम में काम करता है। जी, रन टाइम जो एरर्स आता है वो इंटरप्रेटर चेक करता है, ठीक है, ओके। सी में नहीं, सी में तो असेंबलर चेक करता है, जावा पाइथन ये सब में, ठीक है। तुरंत फिर से एक क्वेश्चन आएगा। अब क्या क्वेश्चन है मेरा? ठीक है, बाद में, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन आएगा क्या इज जावा और पाइथन स्लोअर देन सी और C++, है ना? क्योंकि इंटरप्रेटर है, तो आंसर क्या बोले, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि दोनों कंपाइल टाइम में तो कंपाइलर ही है। इंटरप्रेटरेर मध्य ना, মানে যাওয়ার মধ্যে কম্পাইল টাইমের মধ্যে কম্পাইলার আর অ্যাসেম্বলার দুটোই আছে, रन टाइमर जो ना इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये भी कंपाइल टाइम में कंपाइलर ही है, रन टाइम में इंटरप्रेटर है। तो बोला कि फ़ायदा है या लॉस है, ठीक है। क्वेश्चन अभी देखिए, इंटरव्यूअर लोग ऐसे ही थोड़ी ना परेशान करता है, क्रॉस क्वेश्चन इतना क्वेश्चन आने वाला है कि बेनिफिट्स ऑफ, फ़ायदा है या लॉस है, बेनिफिट्स ऑफ इंटरप्रेटर इन रन टाइम, इंटरप्रेटर रखने का क्या फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ा तो चीज़ यही ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आंसर नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एग्जांपल दे दिया मैंने प्रिंटर मशीन का। प्रिंटर मशीन में क्या होता है, अगर मैं मान लीजिए कंपनी, मैंने एक प्रिंटर बाई किया, एक हम प्रिंटर को खरीदे, बाई किए, ठीक है, यूज़ किया 2 मंथ या 2 ईयर जो भी हो, प्रॉपरली वर्क कर रहा था, ठीक है। अब इफ़ उसके बाद एक दिन आपने क्या किया, प्रिंट किया। इफ़ यू वांट टू प्रिंट 10 पेपर साइमल्टेनियसली, एक साथ आपने क्या किया, पेपर प्रिंट करने का कोशिश किया, ठीक है, साइमल्टेनियसली। थर्ड पेपर स्टक, मैंने फंस गया, जाम में फंस गया। अब क्या हो? देखिए, मेरा प्रिंटर में कोई ख़राबी नहीं है, ये चलते अचानक से जाम में फंस गया, ये रन टाइम एरर है, ठीक है। अब क्या होगा? तो अगर कंपाइलर रहता यहाँ पे, इफ़ कंपाइलर
इफ कंपाइलर, तो ट्राई टू प्रिंट ऑल रिमेनिंग, ठीक है, ऑल रिमेनिंग कितना, ऑल रिमेनिंग 7 पेपर, ठीक है, सारे का सारा रिमेनिंग 7 पेपर, ठीक है, और सब का सब पेपर जाम में फंसने वाला है, मोटर टूट जाता है। अगर इंटरप्रेटर, इफ इंटरप्रेटर, ठीक है, स्टॉप अनटिल पेपर जैम से रिमूव ना हो, अनटिल पेपर रिमूव फ्रॉम जैम। समझ में आया? तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है? अगर इंक लेवल लो हो जाता है तो अगर कंपाइलर होता तो सब प्रिंट धुंधला धुंधला प्रिंट करके प्रिंट कर देता, तो इंटरप्रेटर में रुक जाता है, इंक लेवल लो हो गया, मतलब बहुत अच्छा है। लिफ्ट मशीन में क्या होता है कि हम लोग जैसे कभी उंगली चप जाता है तो फिर से खुल जाता है, ठीक है। आजकल का हम लोग जैसा इंजीनियर लोग अगर बनाएगा तो उंगली उसका पिस के निकल जाएगा, लेकिन खुलेगा नहीं। तो हम लोग जैसा कोडिंग, पता चला गलती से कोड लिखना भूल गए, गया हाथ, उंगली गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जावा हुआ में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आई थिंक कुछ आंसर तो मिला। तो हम लोग अभी तक लेकिन पढ़े क्या, इतना 2 क्लास मिला के सिर्फ वाईफाई, ये सब बकवास था। जितना भी हम लोग आगे पीछे पढ़े हैं सिर्फ नॉलेज लिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे नॉलेज चाहिए था। तो अभी तक सिर्फ मुझे यही मिला कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ओएस इंडिपेंडेंट है, क्यों है समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 3 ही क्वेश्चन का अभी तक आंसर मिला, इसमें भी पूरा आंसर नहीं मिला क्योंकि ये सब जावा में भी है, ठीक है। तो अब मेरा आएगा कि क्यों पाइथन। तो अब मेरा इट फॉलोज स्यूडो कोड। स्यूडो कोड बोला ये क्या होता है? ये होता है कि आपको सी सीखने के लिए हैश इंक्लूड क्या होता है, वॉइड क्या होता है, कहाँ पे सेमीकोलन, कहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, जो परेशान किया था, यहाँ पे वो सब प्रॉब्लम नहीं आने वाला। यहाँ पे सिर्फ काम से मतलब रखना है, ठीक है। स्यूडो कोड का मतलब यही है। बोला दूसरा इट फॉलोज, ये मैं लिखवाऊँगा, और इट फॉलोज इट स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज बोला ये क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज मतलब लिखने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का मतलब यही होता है। उसके लिए हम लोग जैसे जावा ब्रैकेट ये सब उसमें नहीं देना चाहिए, इसको सिर्फ लाइन। और भी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सी में जैसे हम लोग स्कैनएफ सीखते थे, %d %x, तो शुरू में, ठीक है, तो आप लोगों को बोला जाता है कि देखो स्कैनएफ फंक्शन में एम्परसेंट लगना पड़ता है, प्रिंटएफ में नहीं लगाना पड़ता। पॉइंटर सीखते हैं तो बोलता है कि प्रिंटएफ में भी लगा सकते हो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए। 2 वेरिएबल के बीच में लगाओगे तो बिटवाइज, 2 लगाओगे तो लॉजिकल, बहुत परेशान। उसके साथ भी स्कैनएफ फंक्शन में हम लोग इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। अगर %s स्ट्रिंग इनपुट लोगे तो आपको गेटएस फंक्शन यूज़ करना होगा, गेट कैर, पुट कैर। इतने परेशानी आने वाला है, लेकिन यहाँ पे नहीं। इनपुट लेने का तरीका एक, प्रिंटिंग करने का तरीका एक, इफेस लिखने का तरीका एक, ठीक है, ओके ओके ना। तो ये सब सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।